नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के 209 उम्मीदवारों की सूची जारी। लिस्ट में आजम खान, शिवपाल को जगह। कांग्रेस से गठबंधन पर मंथन। गोवा और पंजाब में नामांकन पत्रों की जांच पूरी। पंजाब में 695 उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त। उत्तराखंड में नामांकन का सिलसिला शुरू। 27 जनवरी तक दाखिल होंगे पर्चे। पहले दिन उत्साह कम। तीन दिन के गोवा दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। चुनाव तैयारियों के लिए अधिकारियों और राजनीतिक दलों से होगी मुलाकात। और आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को पहले 3 चरण की 191 सीट और 5वें चरण की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि खबरें हैं कि इनमें से कई सीटों पर जो उम्मीदवारों के सिंबल हैं वो रोक लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी सूची में शिवपाल यादव, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा की बेटे राकेश वर्मा और नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल का नाम शामिल है। हालांकि इसमें मुलायम के सुझाए कई नाम गायब हैं। तो अभी तो कांग्रेस का कोई सूची हम लोग का पास नहीं आया। पहले दूसरा तीसरा चरण चुनाव तक हम लोग प्रत्याशी का नाम घोषणा कर दिया। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। हालांकि जिन सीटों पर टिकट दिया गया है उनमें कई पर कांग्रेस और आरएलडी के सिटिंग विधायक हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर आरएलडी में शामिल हुए। गुड्डू पंडित, अशफाक खान समेत कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए। हालांकि इस दौरान गठबंधन बचाने की कोशिशें भी जारी रहीं। गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं न कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो। दरअसल गठबंधन में आरएलडी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। आरएलडी 35 से 40 सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी आरएलडी को गठबंधन में शामिल करने पर राजी नहीं है और कांग्रेस अपने कोटे से आरएलडी को इतनी सीट नहीं देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच आरएलडी ने कहा है कि वो प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी कई छोटे दलों के संपर्क में है और आपसी तालमेल पर बातचीत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि आरएलडी को महागठबंधन में शामिल करने पर कोई बात नहीं हो रही है। इस बीच आरएलडी ने यूपी के लिए अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। भाई, गठबंधन में पहले बात होती है, फिर उसके बाद लिस्ट का आदान प्रदान होता है, फिर उसके बाद बैठते हैं। अगर कोई पेच फंसता है तो उसको हल करते हैं। तो हमारी जानकारी में ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई। तो गठबंधन हवा में बना था, हवा में उड़ गया। और पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पंचानन, आरएलडी ने अपने आप को अलहदा कर दिया है। उसने घोषणा भी कर दी है कि वो सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी, लेकिन ये ऐसी विचित्र स्थिति क्यों बनी हुई है कि आरएलडी बाहर है फिर भी आरएलडी पर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है? जी हाँ, देखिए, आरएलडी को लेकर ये स्थिति कल ही साफ हो गई थी कि आरएलडी को साथ में नहीं रखना चाहती है समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी का रिजर्वेशन था कि किसी तरह क्योंकि जो इक्वेशंस उनके हैं, मुस्लिम हो और वो जाट, एक साथ एक गठबंधन में रखना मुश्किल है और वो सीटें भी वो ज्यादा मांग रहे थे, 40 के आसपास सीटें मांग रहे थे, तो उसको तो रखना संभव नहीं था। इसको
आरएलडी को बाहर कर दिया गया, लेकिन अब कई दिक्कतें यहां पर कांग्रेस के साथ भी आ रही हैं इस गठबंधन को लेकर। तो गठबंधन पे जो सवाल है उस पर यही है कि गठबंधन अभी तक जो बनने की कोशिश थी वो अभी भी नहीं बन पा रहा, वो शेप अभी भी नहीं ले पा रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं इस डेलिब्रेशंस को बातचीत करते हुए और अभी भी ये पेच अटका हुआ है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए और कांग्रेस जो है वो जो इतनी सीटें मांग रही है, जिन विधानसभाओं मांग रही है वो सीटें यहां पर देने की स्थिति में शायद नहीं है। लेकिन निगोशिएशन चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या शेप लेता है। और फिर ये आरएलडी ने जो बात कही है वो शायद चौथे गठबंधन को बनाने को लेकर कही है कि वो दूसरी और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक चौथा गठबंधन बना सकती है, जो कि जिससे कि चुनाव में वो उतर सकती है। तो हो सकता है कि ये हमको यहां पर देखने को मिले। दीपक, शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। इस चरण में 67 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। 27 जनवरी तक उम्मीदवार पर्चे दाखिल कर सकते हैं, जबकि 28 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि पहले दौर की 73 सीटों के लिए नामांकन 17 जनवरी से ही जारी है और ये प्रक्रिया 24 जनवरी तक चलेगी। तीसरे चरण की 69 सीटों के लिए 24 जनवरी से नामांकन का काम शुरू होगा। उम्र के लिहाज से उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला भले ही नया है, लेकिन इतिहास में हापुड़ के लोगों का काफी अहम योगदान है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में होने के बावजूद यहां के लोगों की परेशानियां कम नहीं हैं। दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर बसा हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ घर घर बनने वाले पापड़ दुनिया भर में मशहूर हैं। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर इसी जिले का हिस्सा है। हापुड़ 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म इसी जिले में हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 28 सितंबर 2011 को इसे जिला घोषित किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह यहाँ भी बढ़ती बेरोजगारी, घटता व्यापार और किसानों की समस्याएं प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। किसानों को उपेक्षा की जा रही है, किसान नीति की उपेक्षा की जा रही है, गांवों की उपेक्षा की जा रही है और साहब इसके साथ साथ पशुपालन है। आज ये जो रातब है, बिनोला है, खल है, जेई है, जो भी किसान पशु आहार है वो तो महंगा हो गया और दूध सस्ता हो गया। और जो मजदूर लोग थे बेचारे अपने पशुपालन से अपना आजीविका चलाते थे, आज उन्होंने पशुपालन ही छोड़ दिया है। हापुड़ जिले की आबादी करीब 14 लाख है। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना। हापुड़ में करीब 2,97,000 मतदाता हैं। गढ़मुक्तेश्वर में वोटरों की संख्या 2,91,000 से ज्यादा है, जबकि धौलाना में 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। जिले में घटता व्यापार, नोटबंदी, किसानों की बदहाली, गन्ना मूल्य भुगतान और फसलों के वाजिब दाम बड़े चुनावी मुद्दे हैं। बैंकों में जाके सुबह से शाम तक लाइन लगाओ और वहाँ 1,000-2,000 रुपए देते हैं, कभी मिलते भी नहीं। जो नोटबंदी इससे परेशानी किसानों की या मजदूर को आई है, बड़ा आदमी कौन लाइन में लगा है? मजदूर अपनी मजदूरी करे या लाइन में जाके लगे पूरे दिन। एक जमाने में हापुड़ देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी था। गन्ना उत्पादन में भी ये जिला अग्रणी था, लेकिन आधारभूत ढांचे की कमी के चलते खेती लगातार घाटा दे रही है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से यहां अपराधों में भी इजाफा हुआ है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में हापुड़ शहर सीट से कांग्रेस के गजराज सिंह जीते थे। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर समाजवादी पार्टी के मदन चौहान को जीत हासिल हुई थी, जबकि धौलाना में समाजवादी पार्टी के ही धर्मेश तोमर को चुनावी सफलता मिली। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, हापुड़। और अब बात पंजाब विधानसभा चुनाव की। पंजाब में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 695 लोगों की जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी गई। चुनाव आयोग के सामने 1941 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की थी, जिनमें से चुनाव आयोग ने महज 1243 उम्मीदवारों के पर्चे को ही सही माना, जबकि 695 को खारिज कर दिया। इसके अलावा 3 नामांकन पत्रों पर फैसला लंबित है। इनमें से एक होशियारपुर और 2 मनसा सीट के उम्मीदवार हैं। सबसे ज़्यादा 121 उम्मीदवार अमृतसर जिले की सीटों पर हैं। शनिवार तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 फरवरी को प्रदेश की सभी 117 सीटों पर मतदान होना है। 11 मार्च को बाकी 4 राज्यों के साथ पंजाब के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का मानना है कि पंजाब में उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है।
आम आदमी पार्टी को तीसरी शक्ति मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हम पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जी के साथ उनके काफिले में हैं। वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात करते हैं सुखबीर जी से। सर, आपने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को एक तीसरे फोर्स के तौर पर नकार दिया है। आपका क्या मानना है कि ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है? ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है। ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट केवल 21 सीटों में है आउट ऑफ 170। सो कॉन्टेस्ट अकाली दल और कांग्रेस के बीच में, अकाली दल बीजेपी एक साइड में, कांग्रेस। एक जो आरोप जो आपकी सरकार पर दोनों तरफ से लग रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो लगाया जा रहा है कि करप्शन एक इश्यू और दूसरा इश्यू ड्रग मेनेस। करप्शन, जैसे आप बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन का कोई केस बताया उन्होंने? जनरली बोलना करप्शन, एक भी केस बता दें कि यहाँ कोई स्कैम हुआ हो, 10 साल में स्कैंडल हुआ हो। पंजाब में अब घूमे हैं कि आपने कहीं ड्रग एडिक्ट्स देखे? ये एक झूठा प्रचार। आपको लगता है मुकाबला आपकी बार जलालाबाद और लांबी में काफी दिलचस्प और तगड़ा रहेगा? आप नोट कर लें, हम जाएंगे ही नहीं वहां कैंपेन करने के लिए। हमारे वर्कर ही वहां लड़ रहे हैं। अगर हम चले गए तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम चाहते हैं कि उनकी जमानत बच जाए, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमारे वर्कर लड़ेंगे उनसे। एक और आपके पुराने साथी थे, गठबंधन के साथी थे, आपकी पार्टी में नहीं रहे, बीजेपी के सांसद रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और वो बार बार आप पर और आपकी सरकार पर तंज कसते हैं। ऐसा है, वो शोमैन है, पेमेंट लेता है। उन्होंने खरीद लिया, सो उनको बोल दिया कि अब ये आपका, इसको बोलना है इनके बारे। ये तो पेमेंट से होते हैं सारा कुछ। वो जो है उसकी कोई आइडियोलॉजी तो नहीं है, वो तो अपने आप को मार्केट में छोड़ा उसने। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है इस वक्त आपके खिलाफ। आप देख रहे हो कि आपने सड़कें देखी यहाँ की, आपने पावर सिचुएशन देखी है, आपने लोग ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेट की इतनी की है। अब अमृतसर गए होंगे 10 साल पहले, क्या था अब क्या है? ये डेवलपमेंट की बात है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है। उनके कांग्रेस की भी यहाँ राज रहा है। एक निशानी नहीं आप वो कांग्रेसी बताते कि हमारे राज में ये किया हमने। और अब बात गोवा की। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में निर्वाचन आयोग की टीम शुक्रवार से गोवा के 3 दिन के दौरे पर है। गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक आयोग की टीम राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी। साथ ही चुनाव अधिकारियों और राज्य पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, एमजीपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्य चुनाव आयुक्त बातचीत करेंगे। गोवा की सभी सीटों पर एक ही चरण में 4 फरवरी को चुनाव होना है। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को जनसभा करेंगे। वो राजधानी पणजी में पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 23 जनवरी को 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वास्को और पोंडा में अमित शाह की रैली प्रस्तावित है, जबकि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू 22 जनवरी को प्रचार की कमान संभालने गोवा में पहुंच रहे हैं। गोवा में बीजेपी ने 36 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 4 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी ने समर्थन दिया है। गोवा चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा भी मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। आम आदमी पार्टी मामले को जोर शोर से उठा रही है, तो दूसरे दलों की इस पर मिलीजुली राय है। गोवा विधानसभा चुनाव में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा अहम माना जा रहा है। गोवा में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र में जगह देकर स्थानीय लोगों को रिझाने की कोशिश की है। ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। स्पेशल स्टेटस बोला तो क्या है, गोवा एक छोटा राज्य है, बहुत छोटा राज्य है, पॉपुलेशन लिमिटेड है, इनकी एक आइडेंटिटी है। और गोवा का लिबरेशन बाद में 11 साल बाद में हुआ था। 1947 में जब इंडिया लिबरेट हो गया, स्वतंत्र हो गया, 61 में इनका हुआ था। राज्य में जानकारों का एक बड़ा तबका इसे काफी अहम मानता है। लोगों का मानना है कि गोवा की संस्कृति को बचाने के लिए ये अहम है। जानकारों का यह भी मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत बाहरी लोगों के लिए गोवा में जमीन खरीदने के अधिकार सीमित किए जाने चाहिए। लोग देखना चाहते हैं गोवा क्या है, गोवा की कल्चर क्या है, गोवा के लोग कैसे हैं। तो हमारे लिए स्पेशल स्टेटस की बहुत आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत के विरोध में हैं या हमारे नेशन के विरोध में, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे कल्चर के लिए ये सब होना आवश्यक है। गोवा को स्पेशल स्टेटस देना ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग विचार है, विभिन्न विचार है, विभिन्न
perspectives है. Much of the land in Goa is being sold out because of its strategic importance, because of its scenic beauty. Not that there are no other places in the country which are more beautiful or as beautiful as Goa. राजनीतिक दलों की इस मुद्दे पर राय बंटी हुई है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को समर्थन देती है तो वहीं बीजेपी इससे सहमत नहीं है। Special status, we have been trying to protect the special status of Goa. We declared football as our state sport. We declared Kajufeni as our state drink. We declared Shota as a state fish. By doing that, we are giving a special status for all the things that is Goan. So that is important. So we are giving special status in a different form. We are trying to preserve Goa in a different way. We want to preserve the culture, the identity. That is important. स्थानीय जनता गोवा की खूबसूरती के लिए राज्य की पुर्तगाली तहजीब को अहम मानती है और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे को काफी तरजीह दे रही है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी, गोवा। गोवा में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। अलग अलग दलों के नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पार्सेकर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में एक भी कसीनो नहीं खोला गया। गोवा में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और वेस्ट शेड्यूल से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी। सर, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। सर, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? आप 2 साल तक लगातार मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने विविध कार्यक्रमों द्वारा, अपने विविध योजनाओं द्वारा समाज के अंतिम स्तर पर जो लोग हैं उनको हमने बहुत मदद करने का सफल प्रयास किया। कसीनो को बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, उनको शिफ्ट करने के लिए मांडवी से, ये भी एक वादा हुआ था कि मांडवी से उसको कसीनोज को बाहर निकालेंगे। We have discouraged casinos. I understand. We have done is we have not increased a single casino. में दोहरी नागरिकता के संबंध में भी मामला चल रहा है कि पुर्तगाल की नागरिकता रहे, यहाँ की रहे, उसके बारे में क्या कहें? जो कोर्ट के सामने मामला है उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता, फिर भी मुझे लगता है आई एम सिंपैथेटिक टू दोज हु गेट द पासपोर्ट एंड गो आउट। आई फील सॉरी, मेनी ऑफ देम मूव आउट टू गेट जॉब्स। As government, I feel I should be in a position to create an atmosphere, and just not an atmosphere, to create more jobs for all strata of the society. And by the end of 2021, Goa will be unemployed free. सर, स्पेशल स्टेटस की मांग उठा रही है आम आदमी पार्टी इस बार, आप लोगों को क्या कहना है इसमें? I feel these are the issues which certain people raise to garner public support. ये थे गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत जी, जिनका कहना है कि इनके कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान यहाँ बहुत विकास के काम हुए हैं और उन्हीं के दम पर इनको पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से जनता बीजेपी को वोट देकर सत्ता में वापस लेके आएगी। गोवा से कैमरामैन MS सुरेश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने भी नामांकन के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए 27 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। उत्तराखंड में चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन शुरू हो गया। उम्मीदवार नामांकन 27 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तय की गई है। पहले दिन राजनीतिक दलों के कम ही उम्मीदवारों ने पर्चे भरे, लेकिन कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने दमखम के साथ आकर अपना नामांकन किया। युवाओं को पलायन से रोकना है, बेरोजगारी खत्म करना है, मुख्य मुद्दा है। दूसरा, जो मेरी धर्मपुर विधानसभा में करीबन 8 से 10 बड़ी ग्राम सभाएं ऐसी है जहां पे
कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है। कहीं बिजली की प्रॉब्लम है, कहीं पानी की प्रॉब्लम है। कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी के लिए फॉर्म लेने केंद्रों पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर विधानसभा वार नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। नामांकन के लिए सभी जिलाधिकारियों ने 144 लागू कर दी गई है। जो नामांकन स्थल चयनित किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, सभी जगह बैरिकेडिंग है और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है सभी जगह, सभी नामांकन कक्षों में वीडियोग्राफी कराई जा रही है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जनवरी को की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 1 फरवरी है। राज्य में 15 फरवरी को मतदान होगा। राजनीतिक दलों की ओर से टिकट बंटवारे में हो रही लेट लतीफी की वजह से पहले दिन नामांकन की रफ्तार सुस्त रही। 27 जनवरी तक होने वाले नामांकन में 2 दिन छुट्टी होने की वजह से उम्मीदवारों के पास सिर्फ 6 दिन होंगे। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला प्रदेश में जारी नाकेबंदी को खत्म करने की कोशिश में तमाम पक्षों से बातचीत कर रही हैं। मार्च में होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने लोगों से मतदान की अपील की है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। नजमा जी, ये ब्लॉकेट की स्थिति है अभी मणिपुर में, आपकी तरफ से क्या पहल हो रही है इसमें? देखिए, जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोग ब्लॉकेट कर रहे हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। ये ट्राईपार्टाइट बातचीत चल रही है। इंटरलॉक्यूटर जो है उससे भी मैंने बुला के बात की कि किस हद तक बातचीत हो रही है। मणिपुर के लोगों के बारे में या मणिपुर के बारे में बाहर जो छवि बनती है वो हमेशा ऐसी छवि बनती है जैसे काफ़ी अशांत इलाका है। आपका अपना कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छे लोग हैं, शांत लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 2.5 महीने के ब्लॉकेट के बावजूद भी बहुत शांति से अपनी तकलीफों को लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ महसूस करती हूँ कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत मौके हैं। लोकतंत्र का महापर्व यहाँ आने वाला है, तो उसमें आप जनता के साथ और लोगों के साथ किस तरीके से अपील कर रही हैं? क्या आपकी योजना है? देखिए, मैं सारी ज़िंदगी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही हूँ, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन थे। मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ जो ख़ासतौर पर हमारी औरतों को आज़ादी के बाद मिली, वो है हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज, औरतों को वोट देने का हक। मैं ये अपील कर रही हूँ लोगों से कि वो अपने मत का सही इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें संविधान ने वोट देने का जो हक दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के इम्फाल से अखिलेश सुमन। और नाकेबंदी मामले पर कुकी और नगा समुदाय के लोग केंद्र सरकार के रुख के समर्थन में उतर आए हैं। इनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले जिले बनाकर राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। ये है मणिपुर की एक कुकी बस्ती। शांत दिखने वाली ये बस्ती इन दिनों राजनीति से गरमाई हुई है। मामला है मणिपुर में 7 नए जिलों का बनना। आमतौर पर नगा और कुकी एक साथ किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस बार नए जिलों के मुद्दों पर दोनों साथ खड़े हैं। कुकी पार्टी, IKPF और यूनाइटेड नगा काउंसिल एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। Since it was a sensitive issue, government should have put on board, have a longer discussion and have a dialogue, and they should have been much more transparency, then this issue would have been resolved at the earliest. So it was necessity that they should have consulted them. कुकी समुदाय मणिपुर में बेहद निर्णायक भूमिका में है। इस वक्त मणिपुर में उनके 10 विधायक हैं। इनका मानना है कि मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने सत्ता विरोधी लहर को कमजोर करने के लिए नए जिलों का ऐलान किया है, ताकि चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके।
giving 7 districts was good move by this incumbent government. They should have done 5 years, 6 years earlier than what it's supposed to be have done just around the corner of elections. So perhaps in the round corner of election, they have declared these 7 districts. So probably they would like to take some political mileage also. इन सब के बीच कुकी बस्तियों में समस्याओं का अंबार लगा है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा यहां हर नागरिक की जुबान पर है। Water problem is here and road problem is also there here because there is no black topping. In the rainy season there is many muddies are here. मणिपुर की आबादी में कुकी की हिस्सेदारी करीब 11% है और नगा के उलट ये मणिपुर में अपनी राजनीतिक मांगों को मुखरता से उठाते रहे हैं। लिहाजा कुकी की भूमिका इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। कुकी लोग आमतौर पे कांग्रेस के करीब माने जाते हैं, लेकिन जो 7 नए जिलों की घोषणा हुई है उससे कुछ कुकी लोगों को लग रहा है कि इससे कहीं नए तरीके का वातावरण और अशांति न पैदा हो। और चूंकि बीजेपी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में है, इसलिए एक नए तरह के ध्रुवीकरण की शुरुआत हो सकती है। अब देखना यह है कि इस पर कुकी सामूहिक रूप से किस तरह का निर्णय लेते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ ट्विचिंग गांव से अखिलेश सुमन।